जुल्फ़िकार अली मेरा नाम है और आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेसेस से रेलेवेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम सीखेंगे कि इंटरनली आपके प्रोसेसेस बेसिकली मेमोरी में किस तरह सेव होते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हमारे पास किस तरह होती है और काफ़ी सारे concept हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में आउटलाइन की सूरत में आपको बताएंगे। यहाँ अगर आप देखें इस पर्टिकुलर लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोसेस कब प्रोसेस कहलाता है। एक प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है तो वो प्रोसेस कब कहलाता है, प्रोसेस की स्केड्यूलिंग कब होती है, किस तरह सीपीयू बेसिकली स्केड्यूल करता है प्रोसेस को कि किस पर्टिकुलर प्रोसेस को किस वक्त रन करना है और किसको रन नहीं करना। प्रोसेसेस पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं और वो ऑपरेशंस कब और कैसे और कौन कौन से ऑपरेशन है हमारे पास। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हमारे पास क्या होती है। आईपीसी बेसिकली क्योंकि हमारे पास शेयर्ड मेमोरी होती है, मेन मेमोरी की बात की जा रही है, तो आईपीसी इन शेयर्ड मेमोरी सिस्टम किस तरह परफॉर्म होती है। आईपीसी इन मैसेज पासिंग सिस्टम्स हमारे पास किस तरह होती है। कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन सिस्टम से रेलेवेंट और कुछ क्लाइंट सर्वर सिस्टम से रेलेवेंट कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस करनी है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में कुछ टॉपिक्स कवर नहीं हो पाएंगे तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। नाउ एक चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि प्रोसेस का बेसिकली कंसेप्ट क्या है। तो कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस, बुकिश डेफिनेशन आपके सामने मैं रखता हूँ। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स दैट रन एज अ प्रोसेस। तो जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल आप वर्ड की एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो वो एक प्रोग्राम है, ठीक है। जब वो वर्ड की एप्लीकेशन आपकी लोड होती है मेन मेमोरी में तो वो एक प्रोसेस बन जाता है आपके सामने। प्रोसेस को आप ये भी कह सकते हैं कि अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो तो वो क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। प्रोसेस एग्जीक्यूशन मस्ट प्रोग्रेस इन सीक्वेंशियल फैशन। याद रखें सारे के सारे प्रोसेस बेसिकली एक सीक्वेंस में रन हो रहे होते हैं या किसी पर्टिकुलर एल्गोरिदम को फॉलो कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर आपने 5 प्रोसेसेस ओपन किए हुए हैं तो वो 5 के 5 प्रोसेसेस जिस सीक्वेंस में ओपन हुए हैं तो उसी सीक्वेंस में आपका सीपीयू उसे एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा। नो पैरेलल एग्जीक्यूशन आर इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ सिंगल प्रोसेस। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। डिफरेंट पार्ट्स होते हैं किसी भी प्रोसेस के, किसी भी प्रोग्राम के। एक होता है उसका कोड का पार्ट, द प्रोग्राम कोड, जिसे कहते हैं टेक्स्ट सिलेक्शन। ये टर्मिनोलॉजीज आपने याद रखनी है क्योंकि ग्राफिकली जब हम इसे डिस्कस करेंगे एक ब्लॉक डायग्राम की सूरत में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो प्रोग्राम कोड आपका टेक्स्ट सेक्शन भी कहलाता है। करंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर आपके पास एक रजिस्टर है जिसके पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा होता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन आपने नेक्स्ट एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस हमें कहां से मिलेगा, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर से मिलेगा। जो भी प्रोसेस हमने नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है तो उसका बेस एड्रेस हमें कहां से मिलेगा, प्रोग्राम काउंटर से मिलेगा। उसके बाद स्टैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके फंक्शंस के मुख्तलिफ पैरामीटर्स आपके स्टैक में पड़े होते हैं। आपके रिटर्न, जब फंक्शंस की बात की जा रही है तो डेफिनेटली रिटर्न एड्रेसेस की भी बात की जाएगी, तो वो आपके स्टैक में पड़े होते हैं। कुछ लोकल वेरिएबल्स जो कि आपके प्रोसेस को रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं वो भी स्टैक में पड़े होते हैं। तो स्टैक की टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट सेक्शन आपका कोड के लिए, प्रोग्राम के कोड के लिए यूज होता है। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है जिसमें नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। और स्टैक में आपके फंक्शन के पैरामीटर्स जो आपने पास किए हुए हैं, रिटर्न एड्रेसेस और लोकल वेरिएबल्स होते हैं। डेटा सेक्शन में आपके ग्लोबल वेरिएबल्स, आपके प्रोग्राम को या आपके प्रोसेस को जितने ग्लोबल वेरिएबल्स की ज़रूरत है वो सारे के सारे आपके डेटा सेक्शन में पड़े होते हैं। हीप मेमोरी बेसिकली डायनेमिकली एलोकेशन के लिए होती है कि रन टाइम पे किसी प्रोसेस को अगर डायनेमिक एलोकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हीप वाले पोर्शन से वो मेमोरी एलोकेट की जाती है। तो ये 5 टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने जहन में रखनी है जब हम एग्जीक्यूट करें इस प्रोग्राम को। नाउ प्रोग्राम इज पैसिव एंटिटी स्टोर्ड ऑन डिस्क एग्जीक्यूटेबल फाइल। जब आपका प्रोग्राम बेसिकली इंस्टॉल्ड है, जब डिस्क की बात की जाती है तो उसे सेकेंडरी स्टोरेज, इट मींस के सेकेंडरी स्टोरेज में, हार्ड डिस्क में आपका प्रोग्राम पड़ा है।
तो जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो वो पैसिव एंटिटी कहलाता है, और जब वो प्रोग्राम लोड हो गया आपके रैम में, इट मींस अब ये इसकी प्रोसेसिंग हो रही है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तो अब ये प्रोसेस इज एक्टिव, अब ये प्रोग्राम एक्टिव स्टेट में चला गया। तो एक आपकी पैसिव स्टेट होती है जब आपका प्रोग्राम हार्ड डिस्क में होता है, ठीक है, स्टोर होता है, और जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है रैम में, लोड हो चुका होता है रैम में, तो उसे एक्टिव स्टेट कहते हैं। प्रोसेस इज एक्टिव, प्रोग्राम बिकम्स प्रोसेस when an executable file is loaded into memory। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपका प्रोग्राम प्रोसेस तब बनता है जब वो लोड हो जाता है मेमोरी में और एग्जीक्यूट हो रहा होता है। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्टेड वाया GUI माउस क्लिक। आप बेसिकली माउस के क्लिकिंग से भी किसी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप कमांड प्रॉम्प्ट से CLI इंटरफेस को यूज, कमांड लाइन इंटरफेस को यूज करते हुए किसी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, उस प्रोसेस का नाम लिख के। वन प्रोग्राम कैन सेवरल, एक प्रोग्राम के मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने वर्ड की फाइल ओपन की हुई है, तो वर्ड की फाइल को प्रिंट करना एक प्रोसेस है आपका, वर्ड की फाइल में एडिटिंग करना आपका दूसरा प्रोसेस है, वर्ड की फाइल को सेव करना आपका तीसरा प्रोसेस है, वर्ड की फाइल में मेल मर्जिंग के ऑप्शंस को सिलेक्ट करना, टेबल ड्रॉ करना, ये मल्टीपल प्रोसेस है जो कि एक प्रोग्राम से एसोसिएटेड है। उसी टर्मिनोलॉजीज की मैं बात कर रहा था कि आपको स्टैक का पता होना चाहिए कि स्टैक में हमारे पास फंक्शन के पैरामीटर्स कितने पास हो रहे हैं, रिटर्न वैल्यूज, इन अदर वर्ड्स उस प्रोसेस की जो स्टेट है वो आपकी स्टैक में मेंटेन हो रही होती है। उस प्रोसेस को अगर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की ज़रूरत है तो हीप से वो आपको दी जाती है। डेटा सेक्शन में आपके अपने कंटेंट्स पड़े होते हैं, टेक्स्ट में आपके जो प्रोग्राम का कोड होता है, एक्चुअली जब आप इंस्टॉल करते हो प्रोग्राम को तो वो इस पोर्शन में आपका पड़ा होता है, ठीक है। तो प्रोसेस जब मेमोरी में लोड होता है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, इन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है आपको। अगर एक प्रोग्राम की सूरत में देखा जाए इन तमाम कंपोनेंट्स को जो पिछली स्लाइड में हमने देखे, तो देखें ये पैरामीटर, ये मेन का फंक्शन है, ये दो पैरामीटर्स इससे पास हो रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि स्टैक का पॉइंटर बेसिकली उसके लिए यूज होता है। जो स्टैक लोकेशन है वहाँ आपके आर्गुमेंट्स, आपके रिटर्न टाइप, ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पड़ी होती हैं। अगर आप हीप की बात करें तो हीप में आपके देखें मैलॉक सी लैंग्वेज में मेमोरी, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, मैलॉक क्या करेगा, ये मेमोरी एलोकेशन कहलाता है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करेगा। और ये मेमोरी कहाँ से एलोकेट होगी इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, हीप से। उसके बाद अगर हम लोकल वेरिएबल्स की बात करें तो इनिशियलाइज डेटा आपका यहाँ पड़ा होता है, ये आपके ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ये दोनों ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए ये वाला पोर्शन, ठीक है। अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल हैं कुछ, जिस तरह x आपका अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल है, ठीक है, आपने डिक्लेयर किया है लेकिन आपने कोई वैल्यू इससे नहीं असाइन की, ये आपका अलग पड़ा होता है। और टेक्स्ट के पोर्शन में आपका एग्जैक्ट कोड, यानी ये सारा का सारा कोड पड़ा होगा। तो मुख्तलिफ इस प्रोग्राम की मदद से इस प्रोग्राम के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को इस मेमोरी पे मैप किया गया। नाउ जब भी प्रोसेस होगा तो एक प्रोसेस के मुख्तलिफ स्टेट्स होंगे। जब भी आप प्रोग्राम को लोड करेंगे रैम में तो उस प्रोसेस के, वो प्रोसेस बन जाएगा। जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो डेफिनेटली लोड होगा आपके मेन मेमोरी में। जब वो मेन मेमोरी में लोड हो जाएगा तो उसके बाद उसके मुख्तलिफ स्टेट्स होते हैं। या तो न्यू स्टेट में होगा, द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड, जिस टाइम आपका प्रोसेस क्रिएट होता है, इन अदर वर्ड्स जिस टाइम आपके प्रोसेस को रैम में मेमोरी एलोकेट होती है। या आपका प्रोसेस रनिंग स्टेट में होगा, इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपका सीपीयू उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। या आपका प्रोसेस वेटिंग स्टेट में होगा, बाज़ औक़ात आपके प्रोसेस को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए वेटिंग स्टेट में भी डाल दिया जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात उसे एक इनपुट चाहिए होती है और विदाउट दैट इनपुट वो अपनी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात आपका प्रोसेस इनपुट आउटपुट कंप्लीट कर चुका होता है तो अब वो रेडी स्टेट में होता है, द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू अ प्रोसेसर, अब उसे दोबारा सीपीयू चाहिए। बाज़ औक़ात आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है या एब्रप्टली आप उसे क्लोज करना चाहते हैं तो टर्मिनेटेड स्टेट है, द प्रोसेस हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। तो ये कुछ स्टेट्स हैं
जो आपके प्रोसेस से एसोसिएटेड है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर स्लाइड पे इन स्टेट की डिस्क्रिप्शंस आपको बताई गई हैं कि ये इस प्रोसेस के स्टेट्स की डिस्क्रिप्शंस हो सकती हैं। प्रोसेस के इन्हीं स्टेट को एक स्टेट डायग्राम के जरिए या डायग्राम के जरिए दिखाया गया है। एक नया प्रोसेस जब क्रिएट होता है तो वो रेडी स्टेट में आ जाता है। जब वो रेडी स्टेट में आता है तो रेडी स्टेट के बाद रनिंग स्टेट में होता है। जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद वो टर्मिनेट एग्जिट करके उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है। बाज़ औक़ात वो रन हो रहा होता है लेकिन उसे कहीं ना कहीं कोई डिस्क कंट्रोलर की तरफ से कोई इनपुट आउटपुट इंटरप्ट ऑकर हो जाती है। ठीक है, जब इनपुट आउटपुट इंटरप्ट ऑकर हो जाती है तो फिर वो इंटरप्ट की वजह से रेडी स्टेट में चला जाता है। और जब वो इनपुट कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद वो सीपीयू की अटेंशन का वेट कर रहा होता है ताकि वो दोबारा रनिंग स्टेट में आ जाए, या उसे कहते हैं स्केड्यूलर डिस्पैच। यानी एक प्रोग्राम रन हो रहा था, दरमियान में डिस्क कंट्रोलर की तरफ से कोई इंटरप्ट ऑकर हुई, उसे इनपुट की ज़रूरत पड़ी तो वो रेडी स्टेट में आ गया। जब उसका इनपुट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद स्केड्यूलर उसे डिस्पैच कर देता है, दोबारा रनिंग स्टेट में ले आता है। उसके बाद वो दोबारा टर्मिनेशन स्टेट में जा सकता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट इवेंट भी, कोई इनपुट आउटपुट इवेंट भी अगर हो सकता है आपका वेटिंग स्टेट के बाद। जब इनपुट आउटपुट इवेंट आपका कंप्लीट हो जाए तो दोबारा रेडी स्टेट में आपका प्रोसेस जाएगा। तो ये वो स्टेट्स हैं जो आपके प्रोसेस को फेस करने पड़ते हैं। आपका प्रोसेस किसी भी लम्हे इन मुख्तलिफ स्टेट से गुजर रहा होता है। होपफुली आपको इन स्टेट्स की समझ आ गई होगी। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसे कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। याद रखें, हर प्रोसेस से रेलेवेंट एक पीसीबी आपका सीपीयू मैनेज कर रहा होता है। इस पीसीबी में उस प्रोसेस से रेलेवेंट सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो हर प्रोसेस से रेलेवेंट आपका सीपीयू इस प्रोसेस से रेलेवेंट एक पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मैनेज कर रहा होता है। इस पीसीबी के अंदर के कंपोनेंट्स, प्रोसेस का स्टेट क्या है इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, प्रोसेस का नंबर क्या है, प्रोग्राम काउंटर में क्या वैल्यूज पड़ी हुई हैं, कौन कौन से रजिस्टर्स ये पर्टिकुलर प्रोसेस यूज कर रहा है, मेमोरी की लिमिट्स, इस प्रोसेस को मैक्सिमम कितनी मेमोरी मिल सकती है, इस प्रोसेस ने कितने फाइल्स ओपन रखे हैं या इस पर्टिकुलर मोमेंट पे कितने फाइल्स ओपन हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में पड़ी होती है। अब इन तमाम कंपोनेंट्स की थोड़ी डिटेल देखते हैं कि प्रोसेस का स्टेट क्या है, कि आया वो रनिंग स्टेट में है, वेटिंग स्टेट में है, इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा है। ये सारी चीजें आपके प्रोसेस के स्टेट से रेलिवेंट हैं। प्रोग्राम काउंटर में लोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू नेक्स्ट एग्जीक्यूट, आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा होता है प्रोग्राम काउंटर में। सीपीयू रजिस्टर्स में काफ़ी सारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं जो कि किसी भी ऑपरेशन में, आपके सीपीयू के किसी भी ऑपरेशन में बेसिकली यूज़ हो रहे होते हैं। जिस तरह आपका मेमोरी बफर रजिस्टर हो गया जो कि कंटेंट्स के लिए यूज़ हो रहा होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो गया जिसमें एड्रेस पड़ा होता है, प्रोग्राम काउंटर हो गया जिसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा होता है, फिर एक्यूमुलेटर रजिस्टर हो गया जिसमें इमीडिएट रिजल्ट्स पड़े होते हैं। तो किस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपके प्रोसेस को किस रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ये सीपीयू रजिस्टर बेसिकली प्रोवाइड कर रहा होता है। मुख्तलिफ सीपीयू रजिस्टर्स प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के दौरान बेसिकली यूज हो रहे होते हैं। सीपीयू स्केड्यूलिंग इंफॉर्मेशन में आपके प्रोसेस से रेलेवेंट कुछ प्रायोरिटीज भी हो सकती हैं, आपकी स्केड्यूलिंग क्यू पॉइंटर्स भी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात कुछ प्रोसेस को प्रायोरिटाइज किया जाता है एज कम्पेयर टू अदर प्रोसेस, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सीपीयू स्केड्यूलिंग इंफॉर्मेशन में होती है। मेमोरी मैनेजमेंट से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपकी मेमोरी एलोकेटेड टू द प्रोसेस आपके पीसीबी में पड़ी होती है कि आपके प्रोसेस को कितनी मेमोरी एलोकेट कर दी गई है, मैक्सिमम कितनी मेमोरी इसे एलोकेट की जा सकती है और कब इससे मेमोरी ली जाएगी। ये सारी चीज़ें मेमोरी मैनेजमेंट से रेलेवेंट हैं। फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में सीपीयू यूज्ड, आपका प्रोसेस इस पर्टिकुलर मोमेंट पे सीपीयू की कितनी यूटिलाइजेशन कर चुका है, क्लॉक टाइम elapsed सिंस स्टार्ट, आपका क्लॉक टाइमर एक टाइमर होता है जो कि उस प्रोसेस से एसोसिएटेड होता है कि ये प्रोसेस कितना टाइम ले चुका है इस वक्त एग्जीक्यूशन के दौरान। टाइम लिमिट्स, मैक्सिमम कितना टाइम ले सकता है, लेगा आपका प्रोसेस। इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एलोकेटेड। बाज़ औक़ात आपके प्रोसेस को रन टाइम पे इनपुट की ज़रूरत पड़ती है,
ठीक है। तो इससे रेलेवेंट के कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एलोकेटेड प्रोसेस को एलोकेट किए गए हैं, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स की डिटेल बेसिकली इस कंपोनेंट में पड़ी होती है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोसेस से रेलेवेंट। हर प्रोसेस का एक पीसीबी होगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ओके, थ्रेड्स की टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर हर प्रोसेस से रेलेवेंट एंड आपके बहुत सारे थ्रेड्स एक्टिवेट होते हैं। सो फॉर प्रोसेस हैज अ सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन। अभी तक हमने जितने भी प्रोसेस किए हैं उसमें सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन की डिस्कशन हमने की है। मैं एक एग्जांपल के जरिए थ्रेड्स को बेसिकली कवर करूंगा। लेट सपोज हम नोटपैड की एप्लीकेशन ओपन करते हैं। सो नोटपैड की एप्लीकेशन जब हम ओपन करते हैं तो ये एक प्रोसेस है। लेट सपोज हम एज्यूम करते हैं कि ये एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस से रेलेवेंट हमारे पास बहुत सारे थ्रेड्स एसोसिएटेड होते हैं। लेट सपोज इस नोटपैड के प्रोसेस से रेलेवेंट हमारे पास T1 थ्रेड है, T2 थ्रेड है और T3 थ्रेड है। अब थ्रेड बेसिकली होता क्या है? थ्रेड एक सब प्रोसेस होता है। थ्रेड एक चाइल्ड प्रोसेस होता है पेरेंट प्रोसेस का। यहाँ हमारा पेरेंट प्रोसेस क्या है? हमने नोटपैड की एप्लीकेशन ओपन की हुई है। T1 थ्रेड, लेट सपोज हम नोटपैड के एडिटर को हमने ओपन किया हुआ है और हम कुछ वहाँ कुछ राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। T2 ये है कि हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे हैं, लेट सपोज। T3 थ्रेड ये है कि हम सेव कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फाइल को। तो ये इंटरनल थ्रेड्स हैं जो कि इस प्रोसेस से रेलेवेंट हैं, जो कि ये प्रोसेस एक्टिवेट करता है, मुख्तलिफ जगहों पे हमें ज़रूरत पड़ती है। तो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि हर प्रोसेस से रेलेवेंट मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। हर थ्रेड का अपना पीसीबी होता है, ठीक है ना। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, क्योंकि हर थ्रेड की भी तो स्टेट होती है, हर थ्रेड ने भी तो एग्जीक्यूट होना होता है, हर थ्रेड को भी तो मेमोरी एलोकेट होती है। याद रखें, एक प्रोसेस से एसोसिएटेड जितने भी थ्रेड्स होते हैं वो सेम मेमोरी शेयर करते हैं। जो मेमोरी ये प्रोसेस यूज कर रहा है उसी मेमोरी को वो थ्रेड्स भी शेयर कर रहे होते हैं। तो किसी प्रोसेस से रेलेवेंट अगर थ्रेड्स हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो थ्रेड्स किसी डिफरेंट स्लॉट्स पे या डिफरेंट मेमोरी को यूज कर रहे हैं। वो वही मेमोरी यूज करते हैं जो इस प्रोसेस को एलोकेट हुई होती है। थ्रेड्स के बारे में हम कुछ डिटेल आगे भी पढ़ेंगे। प्रोसेस रिप्रेजेंट, अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम प्रोसेस की रिप्रेजेंटेशन देखें तो इंटरनली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स में प्रोसेस के लिए एक प्रोसेस आईडी यूज करता है, ठीक है, जिसे प्रोसेस आइडेंटिफायर कहते हैं। प्रोसेस की स्टेट को मेंटेन रखने के लिए स्टेट का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। प्रोसेस के साथ काउंटर को एसोसिएट करने के लिए कि ये प्रोसेस कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में और कितना टाइम ले चुका है इस पर्टिकुलर मोमेंट पे। बाज़ औक़ात एक प्रोसेस क्या पेरेंट प्रोसेस है या उसका थ्रेड है। तो थ्रेड मीन चाइल्ड प्रोसेस। तो पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस के लिए दो मुख्तलिफ पॉइंटर्स यूज किए जाते हैं। तो ये भी आपके प्रोसेस की स्टेट को लिनक्स में जब मेंटेन किया जाता है तो ये इंफॉर्मेशन भी उसके साथ होती है कि क्या ये पेरेंट प्रोसेस है या चाइल्ड प्रोसेस है। उसके बाद फाइल्स से रेलेवेंट कुछ पॉइंटर्स होते हैं। बाज़ औक़ात उस प्रोसेस को मुख्तलिफ फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसके साथ एसोसिएटेड कुछ पॉइंटर्स, और बाज़ औक़ात हमें कुछ स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं, कुछ पॉइंटर्स चाहिए होते हैं एड्रेस स्पेस ऑफ दिस प्रोसेस, कि उस प्रोसेस को एड्रेस करने के लिए डेफिनेटली हमें कुछ पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो लिनक्स आपको इंटरनली किसी प्रोसेस से, जब भी लिनक्स में आप कोई प्रोसेस रन करते हो तो ये वो इंफॉर्मेशन इंटरनली उसके लिए मेंटेन रखता है। अगर प्रोसेस के स्केड्यूलिंग की बात की जाए तो प्रोसेस स्केड्यूलर सेलेक्ट्स अमंग अवेलेबल प्रोसेसेस फॉर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ऑन सीपीयू कोर। लेट्स सपोज आपके पास 3-4 प्रोसेसेस हैं जो कि मेमोरी में लोडेड हैं। P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है। तो आपका सीपीयू बेसिकली कुछ एल्गोरिदम्स के जरिए ये डिसाइड, स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं जो हमने आगे जाके कुछ चैप्टर्स में डिटेल से देखना है कि P1 प्रोसेस को क्या पहले एग्जीक्यूट किया जाए, P2 प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाए, P3 प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाए, या तमाम प्रोसेस को एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किया जाए, या प्रायोरिटाइज्ड प्रोसेसेस को पहले। लेट सपोज P3 प्रोसेस बाद में ओपन हुआ था लेकिन उसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है तो उसे पहले स्केड्यूलिंग उसकी की जाए, उसे एग्जीक्यूट किया जाए। तो ये सारे डिसीजन आपका प्रोसेस स्केड्यूलर
ले रहा होता है। गोल क्या होता है? मैक्सिमाइज सीपीयू यूज, सीपीयू की यूटिलाइजेशन को इन्हांस करने के लिए बेसिकली प्रोसेस की स्केड्यूलिंग की जाती है। क्विकली स्विच प्रोसेसेस ऑन टू सीपीयू कोर। अब मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, सबको उनका अपना अपना टाइम देना होता है, तो जितना क्विकली हम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ सीपीयू को स्विच करेंगे, उतना ही सीपीयू की यूटिलाइजेशन को हम ऑप्टिमाइज करेंगे, एनहांस करेंगे। मेंटेन स्केड्यूलिंग क्यूज ऑफ प्रोसेसेस। कुछ क्यूज बेसिकली स्केड्यूलिंग से रेलेवेंट मेंटेन किए जाते हैं। एक रेडी क्यू है आपके पास, एक आपकी वेट क्यू है। रेडी क्यू में सेट ऑल द प्रोसेसेस रिजाइडिंग इन द मेन मेमोरी रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट। तो मेन मेमोरी में जितने भी प्रोसेस होते हैं उन्हें बिल्कुल रेडी रखा जाता है और वो वेट कर रहे होते हैं एग्जीक्यूट करने का। तो जितने भी प्रोसेस आपके रेडी क्यू का हिस्सा होते हैं वो बेसिकली एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रहे होते हैं। एक वेट क्यू आपके पास होती है, बाज़ औक़ात आपके प्रोसेस को किसी इनपुट की ज़रूरत पड़ती है तो वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए वेट कर रही होती है। बाज़ औक़ात आपके प्रोसेस ने दरमियान में कोई वैल्यू डिस्प्ले करनी होती है और फिर बाद में अपने रिमेनिंग जितने इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें एग्जीक्यूट करना होता है, तो उसे आउटपुट की ज़रूरत हो रही होती है। तो वेट क्यू में प्रोसेसेस बेसिकली वेट कर रहे होते हैं। ये कुछ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स हैं जो रेडी एंड वेट क्यू से एसोसिएटेड हैं। यहाँ आपको रेडी क्यू नज़र आ रही है और यहाँ आपको वेट क्यू नज़र आ रही है। एक आपको हेड से रेलेवेंट पॉइंटर मिल रहा है जिसमें फर्स्ट पीसीबी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपके रैम में, यानी रेडी क्यू में आपके पास दो प्रोसेसेस हैं। एक P7 प्रोसेस है जिससे रेलेवेंट पीसीबी 7 प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 7 मेंटेन हो रहा है। एक P2 प्रोसेस है जिससे रेलेवेंट पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 2 मैनेज हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट पीसीबी 7 का एड्रेस आपका हेड में पड़ा होता है, क्यू में जो फर्स्ट आपका प्रोसेस से रेलेवेंट पीसीबी पड़ा है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पड़ा है, और टेल में आपके लास्ट प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का एड्रेस पड़ा होता है। इसी तरह वेटिंग क्यू में एक हेड का पॉइंटर होता है, एक टेल पॉइंटर होता है। हेड में फर्स्ट पीसीबी और टेल में लास्ट पीसीबी का एड्रेस पड़ा होता है। तो वेट क्यू में इस टाइम 3 प्रोसेसेस से रेलेवेंट प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स आपको नजर आ रहे हैं और रेडी क्यू में इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको 2 प्रोसेस से रेलेवेंट प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। रेडी क्यू की एग्जांपल अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस स्केड्यूलिंग देखें कि मुख्तलिफ प्रोसेसेस को किस तरह स्केड्यूल किया जाता है, आपका सीपीयू उसकी स्केड्यूलिंग किस तरह परफॉर्म करता है। तो रेडी क्यू में कुछ प्रोसेसेस लेट सपोज पड़े हुए हैं, तो आपके सीपीयू को आपका सीपीयू अब उसकी स्केड्यूलिंग किस तरह करेगा। तो सबसे पहले हम इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को डिस्कस करते हैं। लेट सपोज इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट किसी प्रोसेस से रेलेवेंट की गई है, तो उसे फर्दर इनपुट आउटपुट वेट क्यू में डाला जाता है। किसी प्रोसेस की तरफ से इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की गई है तो उस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट वेट क्यू में डाला जाता है। ठीक है, वो वेट कर रहा होता है यहाँ अपनी टर्न का, उसके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, उसे जब इनपुट या आउटपुट से रेलेवेंट स्केड्यूल कर दिया जाता है तो उसे रेडी क्यू में डाल दिया जाता है और उसके बाद उसे सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अब लेट सपोज एक प्रोसेस का टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड कर गया है। जब उसका टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड कर गया है, जो टाइम उसे एलोकेटेड था, लेट सपोज एक प्रोसेस को हमने 2 नैनो सेकेंड एलोकेट किए थे और वो 2 नैनो सेकेंड्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, तो वो दोबारा रेडी क्यू में जाएगा और रेडी क्यू के बाद उसे सीपीयू एलोकेट होगा और उसकी प्रोसेसिंग फर्दर होगी। लेट सपोज एक प्रोसेस है चाइल्ड प्रोसेस, एक प्रोसेस का चाइल्ड प्रोसेस हमने क्रिएट किया है। ठीक है, तो वो चाइल्ड टर्मिनेशन वेट क्यू में जाएगा, चाइल्ड टर्मिनेट्स कर दिया जाएगा, चाइल्ड टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, और उसके बाद रेडी क्यू में उसे सीपीयू दोबारा एलोकेट करके उसे रन करवाया जाएगा। बाज़ औक़ात आपके प्रोसेस वेट फॉर एन इंटरप्ट, किसी इंटरप्ट का वेट कर रहे होते हैं, इंटरप्ट वेट क्यू, इंटरप्ट का वेट किया जा रहा है, इंटरप्ट वेट क्यू में आप करोगे। इंटरप्ट ऑकर्स, इंटरप्ट ऑकर होने के बाद उन्हें दोबारा रेडी क्यू एलोकेट किया जाता है और फिर सीपीयू उसे फर्दर प्रोसेस करता है। तो ये रेडी क्यू से रेलेवेंट कुछ मुख्तलिफ ऑप्शंस, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट से रेलेवेंट एग्जांपल दी गई, टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड से रेलेवेंट एग्जांपल दी गई, क्रिएट किया गया किसी चाइल्ड प्रोसेस को और उसके बाद एक इंटरप्ट का वेट अगर कोई प्रोसेस कर रहा है तो इससे रेलेवेंट रेडी क्यू को और उसके बाद सीपीयू को असाइन करके उसे एग्जीक्यूशन की एग्जांपल आपके सामने रखी गई।
एक और कॉन्सेप्ट है जिसे कॉन्टेक्स्ट स्विच कहते हैं कि लेट सपोज आपका सीपीयू अगर लेट सपोज आपके मेमोरी में अगर दो प्रोसेसेस लोडेड हैं, एक P0 प्रोसेस है और एक P1 प्रोसेस है, और हम फर्दर एज्यूम करते हैं कि एक वक्त में आपके सीपीयू ने P0 प्रोसेस को 2 नैनोसेकंड देने, और जब ये 2 नैनोसेकंड दे दें तो फिर आपका सीपीयू P1 प्रोसेस पे चला जाएगा और P1 प्रोसेस को 2 नैनोसेकंड देगा। जब P1 प्रोसेस को 2 नैनोसेकंड देगा आपका सीपीयू, तो फिर आपका सीपीयू दोबारा P0 प्रोसेस पे आएगा और इसे अपना टाइम देगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती किस तरह है, ये यहाँ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आपको बताई गई है। एक आपके पास P0 प्रोसेस है, एक आपके पास P1 प्रोसेस है। देखें P0 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, यहाँ तक वो एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ कोई इंटरप्ट अकर हुई या कोई सिस्टम कॉल अकर हुई है, किसी प्रोग्राम की तरफ से इंटरनली एपीआई कॉल हुई है या कोई इंटरप्ट अकर हुई है। अब जब इंटरप्ट अकर होगी तो आपका सीपीयू सबसे पहले P0 से रेलेवेंट एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जनरेट करेगा और उस प्रोसेस कंट्रोल P0 प्रोसेस की तमाम स्टेट को सेव कर देगा। स्टेट मीन ये प्रोसेस इस वक्त तक कितना एग्जीक्यूट हो गया है, ये प्रोसेस कितना रहता है, एग्जीक्यूशन टाइम इसका कितना रहता है, ये इस प्रोसेस ने कितनी मेमोरी एलोकेट की हुई है, इस प्रोसेस के फंक्शंस में कितने पैरामीटर्स थे, वो सारे की सारी स्टेट पीसीबी नॉट में मेंटेन कर देगा। और साथ ही रीलोड स्टेट फ्रॉम, क्योंकि इंटरप्ट P1 प्रोसेस के लिए ओकर हुई है, P1 प्रोसेस पहले आइडल जा रहा था, जब ये इंटरप्ट ओकर हुई तो आपके सीपीयू ने P0 प्रोसेस से प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक्टिवेट करके P0 प्रोसेस की स्टेट को मेंटेन किया और उसके बाद रीलोड स्टेट फ्रॉम PCB1, क्योंकि P1 प्रोसेस से रेलेवेंट प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक B1 भी था, तो वहां से P1 प्रोसेस की स्टेट को रीलोड किया और यहां से आपके P1 प्रोसेस की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। जब आपके P1 और P0 प्रोसेस आइडल स्टेट में होगा उस वक्त तक, जब तक आपका P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। यहां देखें, यहां तक आपका P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और यहां इंटरप्ट अकर हुई है दोबारा। जब इंटरप्ट अकर होगी तो आपका P1 प्रोसेस फिर आइडल स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, अब P0 प्रोसेस की तरफ से इंटरप्ट अकर हुई है P0 प्रोसेस के लिए, तो आपका सीपीयू सबसे पहले P1 प्रोसेस से रेलेवेंट P1 प्रोसेस के स्टेट को PCB1 में सेव करेगा और उसके बाद रीलोड करेगा PCB0 से P0 प्रोसेस को। तो PCB0 से P0 प्रोसेस को रीलोड करने में इतना टाइम लगा और इस पर्टिकुलर टाइम तक आपका P0 प्रोसेस आइडल स्टेट में था। अब आपका P0 प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टेट में आ जाएगा। तो इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विच, आपका सीपीयू बेसिकली P0 प्रोसेस से P1 प्रोसेस पे स्विच कर रहा है और P1 प्रोसेस से P0 प्रोसेस पे स्विच कर रहा है, लेकिन वो साथ साथ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को भी मेंटेन कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर प्रोसेस से रेलेवेंट एक पीसीबी को मेंटेन किया जाए, क्योंकि उस पीसीबी में उस प्रोसेस से रेलेवेंट उसकी स्टेट को मेंटेन किया जाता है। तो होपफुली इस डायग्राम से आपको कॉन्टेक्स्ट स्विच की समझ आ गई होगी। कॉन्टेक्स्ट स्विच बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से आपके सीपीयू की परफॉर्मेंस पे बहुत असर पड़ता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मीन के P0 प्रोसेस, आपके सीपीयू का कंट्रोल P0 प्रोसेस से P1 प्रोसेस की तरफ जाए और P1 प्रोसेस से P0 प्रोसेस की तरफ जाए। तो जितना जल्दी आपका सीपीयू P0 प्रोसेस से P1 प्रोसेस की तरफ जाएगा, यानी P0 प्रोसेस की स्टेट को PCB0 में मेंटेन करके सेव करके और रीलोड करेगा P1 को, उतना ही हम सीपीयू की यूटिलाइजेशन को एनहांस करेंगे। देखें, सीपीयू जितना कम से कम आइडल रहेगा उतना ही हम उसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकेंगे, और जितना ज्यादा हमारा सीपीयू आइडल रहेगा तो डेफिनेटली हम सीपीयू की परफॉर्मेंस को एनहांस नहीं कर रहे। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिससे हमारे सीपीयू की परफॉर्मेंस बहुत डिग्रेड भी कर जाती है और बाज़ औक़ात एनहांस भी करती है अगर प्रॉपर तरीके से इसे मैनेज किया जाए। तो होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इन केस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।